वेलकम बैक अगेन। तो देखिए, ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा रिगार्डिंग आपका फिजिकल एजुकेशन। एंड इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2, क्योंकि मैंने आपको बोला था आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं एंड 10 चैप्टर्स को मैं 10 वन शॉर्ट्स में फिनिश करूंगा। ऑलरेडी हमारा एक लेक्चर हो चुका है एंड दिस विल बी आर लेक्चर नंबर 2। नाउ देखिए, अगर मैं लेक्चर नंबर 2 की बात करूं, यहाँ पे आपको देखना है फिजियोलॉजिकल। अगर आप को सिलेबस पता होगा या फिर अगर आपने बुक वगैरह लाई होगी, इसमें आपको देखना है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये है चैप्टर का नाम, यानी कि फिजियोलॉजिकल मतलब जो आप बायो में पढ़ते हो, स्पेशली जोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड स्पेशली यहाँ पे 4 सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे। एंड ये जो लेक्चर रहेगा ये पूरा बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। जिनका बायो हो चुका है उनको यहाँ से बेनिफिट है, क्योंकि ये लेक्चर आपको पूरा, फिर आप ये मानिए ये आपका हो गया क्लियर, ये आपका जूलॉजी में ऑलरेडी हो गया। इसमें आपको बेसिकली पहले देखना है मस्क्यूलर सिस्टम, देन आपको देखना होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, देन आपको देखना होगा रेस्पायरेटरी सिस्टम एंड देन आपको देखना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि ये 4 बेसिक सिस्टम्स हैं। जब भी कोई बंदा सपोर्ट्स एक्टिविटी में या फिर हम कहें एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है, तो बेसिक ये जो सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे ये इन्वॉल्व होते हैं, मस्क्यूलर, देन सर्कुलेटरी, देन आपका रेस्पायरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि लास्ट 3 to 5 ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से जनरली ज़्यादा चांस है यहाँ से कि 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए, या तो 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो 3 मार्क एंड 2 मार्क। ज़्यादा चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है। नाउ देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। आपको पहले बोलेंगे कोई सा भी, यहाँ पे 4 सिस्टम है आपके जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला। आपको बोलेंगे एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव। एंड साथ ही में बोलेंगे आपको लिटिल बिट एक्सप्लेन करिए किसको, किसी पर्टिकुलर सिस्टम को, इनमें से कोई भी सिस्टम, मस्कुलर, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव। एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम पहले आपको ये बोलेंगे, देन आल्सो एक्सप्लेन इन ब्रीफ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन यानी कि आपको थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्सप्लेन करना है। पूरा बायोलॉजी में आपको घुसना नहीं है, आपको खाली फिजिकल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से घुसना होगा। अदरवाइज बायो आपको मेरे से ज़्यादा पता ऑलरेडी है, क्योंकि आई वॉज ओनली वीक, क्योंकि लाइफ में मैंने ऑलमोस्ट 40-50 सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, बस लाइफ में एक ही सब्जेक्ट ने तंग किया है, दैट इज़ आपका बायोलॉजी। क्योंकि कभी ये आप ये मानिए कि कभी ये गले में उतरा ही नहीं, क्लियर। स्पेशली बॉटनी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग किया था 11th-12th में। ज़ूलॉजी तो फिर भी मुझे ज़्यादा ईजियर लगता था एज़ कम्पेयर टू बॉटनी, क्योंकि बॉटनी में जो नेम्स वगैरह थे वो मेरे मुंह में आते ही नहीं थे। देन या फिर किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ड्रा दी डायग्राम ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर, नेम दी ऑर्गन्स इन्वॉल्वड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी टाइप से आपसे बोलेगा नेम दी ऑर्गन्स इन्वॉल्वड इन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर मस्कुलर सिस्टम। सो ये चीज़ें आपको देखनी है यहाँ से। इस टाइप से लास्ट 3 to 5 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। ऑलरेडी हमारा टारगेट जो है इट इज़ 95% एंड यही लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 2 है, इसी में सबसे ज़्यादा सिलेबस हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी, आप ये मानिए 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में हो जाएगा, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड अगर आपने बायो पढ़ी होगी देन आपके लिए ये बोनस चैप्टर है। नाउ देखिए मस्कुलर सिस्टम में आपको थोड़ा बहुत पहले एक्सप्लेन करना होगा मस्कुलर सिस्टम को, एंड यहाँ से साथ में आप स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाएंगे। नाउ मसल हमारी क्या होती है, इट इज़ बेसिकली ए काइंड ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। हमारा सॉफ्ट टिश्यू होता है एंड जो मसल्स होती है हमारे पास, यू ऑल नो दैट, ये फंक्शन करती हैं एंड उसी के कारण प्रोड्यूस क्या होता है, फोर्स होता है हमारी बॉडी में, एंड उसी के कारण हम क्या कर पाते हैं, हम मूव कर पाते हैं, क्लियर। सो बेसिकली जो मस्कुलर सिस्टम होता है किसी भी ह्यूमन को ये हेल्प करता है किसमें, मूव करने में, क्लियर। एंड अबाउट जो 40 to 50% ऑफ वेट होता है किसी भी ह्यूमन अडल्ट का, वहाँ में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, उसमें आप ये मानिए 40 to 50% जो कंट्रीब्यूशन होता है बॉडी वेट का, इट इज़ फ्रॉम मसल्स, क्लियर। यानी कि बाकी जितने भी ऑर्गन्स हमारे पास होते हैं उनमें जो मसल्स मेनली हमारे पास होती हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 40 to 50% पूरे बॉडी वेट का। नाउ मसल्स के कारण हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इलास्टिसिटी, क्लियर। यानी कि मसल्स में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, देन एक्सटेंसिबिलिटी,
देन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, क्लियर। सो ये सब चीज़ें, चाहे इलास्टिक प्रॉपर्टी आप डिफाइन करो या फिर आप एक्सटेंशन, क्लियर, यानी कि खींचना, या फिर कॉन्ट्रैक्शन, ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास मसल्स में। एंड अराउंड 600 to 650 मसल्स होती हैं किन में, ह्यूमन बॉडी में। तो ये जो चैप्टर है पूरा बायो रिलेटेड है, क्लियर। 10 चैप्टर्स हैं आपके, ये जो चैप्टर है इट इज़ टोटली बायो रिलेटेड, क्लियर। नाउ ये तो की आपने बात मस्कुलर सिस्टम की। नाउ हमारे पास 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, वन इज स्मूथ मसल, देन कार्डियक मसल, देन हमारे पास होते हैं स्केलेटल मसल। नाउ पहले आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल को। नाउ अगर मैं स्मूथ मसल की बात करूं, ये हमारे पास होती हैं वीकेस्ट, एंड साथ ही में इनको विसरल मसल्स भी बोला जाता है। एंड ये हमारे पास होती हैं इनवॉलंटरी, क्लियर। अब किन ऑर्गन्स में आपको ये दिखती हैं, ये आपको जनरली स्टोमक की अगर मैं बात करूं, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स में, क्लियर। अच्छा, इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है ताकि ये क्या कर पाएँ, मूवमेंट कर पाएँ किनका, बून्स का एंड स्पेशली फेशियल स्किन। सो ये काम होता है हमारे पास स्किन का, स्मूथ मसल्स का। नाउ कार्डियक मसल की अगर मैं बात करूँ, कार्डियक मसल आपको बायोलॉजिकल टर्म ही से समझ में आ रहा है कि ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको हार्ट में मिलेगी, क्लियर, क्योंकि कार्डियक टर्म जो है इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट, क्लियर। नाउ ये अगेन हमारे पास क्या होती है, ये अगेन हमारे पास इनवॉलंटरी होती है एंड स्ट्रैटिफाइड टाइप ऑफ मसल होती है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है फोर्स मूवमेंट किसका, ब्लड का मूवमेंट कराना थ्रू हार्ट चैम्बर्स, या फिर हार्ट चैम्बर से किधर, ब्लड का मूव कराना हार्ट चैम्बर से टू दी आर्टरीज, क्लियर। ये इसका काम होता है किसका, हमारे पास कार्डियक मसल का। सो 2 टाइप के हो गए। नाउ दी थर्ड वन इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की अगर मैं बात करूं, इट इज़ दी ओनली वॉलंटियर मसल, क्योंकि ये वॉलंटियर होती है, इनवॉलंटियर नहीं होती है हमारे पास, एंड स्ट्रैटिफाइड टाइप की होती है। अच्छा, जो स्केलेटल मसल होते हैं हमारे पास जनरली इट इज़ अटैच्ड टू बोन्स बाय, याद रखिएगा, टेंडन्स, क्लियर, विद दी हेल्प ऑफ टेंडन्स। ये हमारे पास अटैच्ड होती हैं किन में, बोन्स के साथ, एंड साथ ही में हेल्प करती हैं जो डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स हैं स्केलेटल सिस्टम के, उनको हेल्प करता है मूवमेंट में। किसका काम, स्केलेटल मसल का। बेसिक चीज़ें हैं, ऑलरेडी आपको बायो में पता होगी, या फिर आपने अगर आपका मैथ्स होगा देन आपने इसको 9th 10th वगैरह में पढ़ा होगा, क्लियर। सो यहाँ पे देखिए कार्डियक मसल की अगर मैं बात करूँ कहाँ पे लाइक कर रही है, हार्ट में। स्केलेटल मसल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका आर्म हो गया यहाँ पे, देन स्मूथ मसल की अगर मैं बात करूँ आपका यहाँ पे स्टमक हो गया। तो इन पार्ट्स में ये चीज़ें लाइक करती हैं। सो ऐसे आप डिफाइन करोगे किसको, टाइप्स ऑफ मसल्स को, क्लियर। नाउ मेन पॉइंट या फिर मेन टॉपिक आपका इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। पहले आपको बोलेगा एक्सप्लेन या फिर व्हाट इज मस्कुलर सिस्टम, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। देन अब आपसे पूछेगा अब आप इफेक्ट किसका, एक्सरसाइज का, कि हमारी बॉडी में स्पेशली मस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है जब भी कोई बंदा एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी या फिर सपोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेशन लेता है। नाउ अब देखिए एक्सरसाइज जो हमारे पास होती हैं 2 टाइप की होती हैं, वन इज एन एरोबिक एक्सरसाइज एंड दूसरे हमारे पास होती हैं एरोबिक टाइप। नाउ एन एरोबिक की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आप वेट लिफ्टिंग करते हो, आप पुशअप वगैरह करते हो, क्लियर। एंड जो हमारे पास जनरली 2 टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स। एक होते हैं हमारे पास फास्ट ट्विच, क्लियर, फास्ट ट्विच, एंड दूसरे हमारे पास होते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर्स। अगर मैं एन एरोबिक एक्सरसाइज की बात करूं, यहाँ पे फास्ट ट्विच मसल फाइबर का यूज़ होता है, क्लियर। एंड जो एन एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बोला वेट लिफ्टिंग हो गया, पुशअप्स हो गया, यहाँ पे आपको हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्लियर। अच्छा, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का डिप्लीशन होगा। जब आपको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आपने पूरी एनर्जी खर्च की, अब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई, यानी कि ऑक्सीजन लेवल जो हैं वो फॉल होगी। सो होगा क्या, इसमें अब ऑक्सीजन लेवल्स अगर फॉल होगी, सो हमें क्या करना है, हमें उसको बैलेंस आउट करना है। नाउ कैसे हम बैलेंस आउट करेंगे या फिर कैसे हम इसको काउंटरएक्ट करेंगे, हम ब्रीथ क्या करेंगे, हम डीपली ब्रेथ करेंगे या फिर ब्रीथ करेंगे या फिर रैपिडली ब्रीथ करेंगे। यानी कि आपको एक टाइप से क्या होगा, आपकी सांसें जो हैं वो ज़्यादा अब वर्क में आएंगी, क्लियर, यानी कि आप ज़्यादा सांसें लोगे, क्लियर। सो उससे होगा क्या, अगेन आपकी जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो रेस्टोर होंगी। सो ये आपकी सिंपल एन एरोबिक एक्सरसाइज, अगर आपने देखा भी होगा वेट लिफ्टिंग, पुशअप्स वगैरह, क्लियर। सो अगर आप कहीं पे भी हार्ड एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हो, सो वो बेसिकली हमारे पास होती हैं एन एरोबिक एक्सरसाइज। नाउ अगर मैं एन एरोबिक एक्सरसाइज की बात करूँ, यहाँ पे एक्सेस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, क्लियर। एंड
एंड साथ ही में जो ऑक्सीजन इनटेक होता है वो भी बेसिकली इंक्रीज होता है। एंड जो लिवर सेल्स हैं यहाँ पे, इट इज़ लिवर, LIEVER, लिवर सेल्स जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, एक्सेस लेट, वो बेसिकली क्या करती हैं, जो एक्सेस लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ इसका कन्वर्जन किस में करती हैं, इसका कन्वर्जन ग्लूकोज में करती हैं। कौन, हमारी लिवर सेल्स, यानी कि एक्सेस लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन किस में होता है, सिंपली ग्लूकोज में हो जाता है। एंड अगेन आपको एनर्जी बूस्ट मिल जाता है। क्लियर। सो ये होगी आपकी एन एरोबिक एक्सरसाइज। नाउ अगर मैं एरोबिक की बात करूं, एरोबिक में लॉन्ग मैराथन रनिंग या फिर साइकिलिंग वगैरह। क्लियर। आप मैराथन रनिंग कर रहे हो, मैराथन रनिंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक होती है हमारे पास रेस। रेस को आप किस में डाल सकते हो, आप इसको रेस को आप यहाँ पे डाल सकते हो किस में, एन एरोबिक एक्सरसाइज में। नाउ मैराथन की अगर मैं बात करूँ, देखिए एक होती है रेस, दूसरा होता है हमारे पास मैराथन। रेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जनरली जब आप पुलिस में जाते हो, क्लियर, पुलिस में सब इंस्पेक्टर या फिर कोई भी पोस्ट होती है, क्लियर, जहाँ पे हम पढ़ाते हैं जनरली SI का एग्ज़ाम, एंड काफ़ी सारे बच्चे हमारे सब इंस्पेक्टर भी बन गए। नाउ देखिए वहाँ पे होती है रेस। नाउ फॉरेस्टर एग्ज़ाम, क्लियर, जिसके लिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी हमारे बैचेस चल रहे हैं फॉरेस्टर एग्ज़ाम। फॉरेस्टर में मैराथन होता है। एंड जो पुलिस की नौकरी अगर आपको करनी है वहाँ पे आपको रेस करनी है। रेस मतलब आपको 5 मिनट में, आपको 5 मिनट में 3 या 4 किलोमीटर्स निकालने होंगे। अब मैराथन में क्या होता है, मैराथन में आपको काफ़ी टाइम दिया जाता है। आपको फॉर एग्जांपल 10 आवर्स देंगे, आपको 10 आवर्स में 20 किलोमीटर्स वॉक करना होता है। सो मैराथन बेसिकली एक टाइप का थोड़ा बहुत वॉक हम कंसिडर कर सकते हैं। बट रेस जो होती है, रेस में आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है, लैक्टिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। बट मैराथन जो होता है हमारे पास, ये किस टाइप में आ जाता है, ये हमारे पास एरोबिक एक्सरसाइज में आता है। क्लियर। सो एक होता है मैराथन। नाउ रेस को आप इसमें लिख सकते हो वेट लिफ्टिंग, पुशअप्स या फिर रेस वगैरह। नाउ सो लॉन्ग मैराथन रनिंग या फिर साइकिलिंग आप कर रहे हो, आप आराम के साथ चिल करके चल रहे हो। क्लियर। सो ये होती हैं एरोबिक एक्सरसाइज। क्लियर। नाउ एरोबिक एक्सरसाइज में हमारे पास डियर फॉर स्लो ट्विच मसल फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, जो एन एरोबिक थी वहाँ पे हमारे पास फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स इन्वॉल्व होते थे। क्लियर। एंड इनमें आपको कॉन्स्टेंट एनर्जी लेवल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे आपको हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा था एंड आपको हाई एनर्जी लेवल की रिक्वायरमेंट हो रही थी। क्लियर। सो ये होता है बेसिकली डिफरेंस किसमें, एरोबिक एंड एन एरोबिक एक्सरसाइज में। एंड दिस इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, यानी कि ये इफेक्ट होता है। एंड इस कंडीशन में लैक्टिक एसिड वगैरह फॉर्म नहीं होता है। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा नहीं होता है, आप एक कॉन्स्टेंट लेवल पे एनर्जी को खर्च करते हो यहाँ पे। क्लियर। सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड इन एरोबिक एक्सरसाइज जो मसल सेल्स होती हैं इनमें सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। वन इज एन एरोबिक एक्सरसाइज, दूसरा यहाँ पे एरोबिक। सो ऐसे आप लिखोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बेसिकली इट ऑकर्स ड्यू टू एक हमारे पास होता है एक्टिन, यहाँ पे एक्टिंग नहीं, इट इज एक्टिन। क्लियर। एक्टिन एंड मायोसिन हमारे पास होते हैं जो कि फिलामेंट्स होते हैं। क्लियर। ये जब भी स्लाइड करें पास्ट ईच अदर, सो हमारे पास मसल का कॉन्ट्रैक्शन ऑकर करता है। क्लियर। एंड ये ऑब्जेक्टिव आपसे मेनली पूछा जाता है कि यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास कौन से 2 इंपॉर्टेंट आयन्स होते हैं। एक आपका होता है कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, दूसरा आपके पास होता है Mg2 पॉजिटिव। इनको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाएंगे, एक्टिन मायोसिन। एंड दूसरा आपको याद रखना है यहाँ से कि हमारे पास जो आयन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं या फिर हेल्प करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में, वो कौन से होते हैं। वन इज Ca2 पॉजिटिव एंड दूसरा हमारे पास Mg2 पॉजिटिव। नेक्स्ट इज यहाँ पे नंबर 2, दैट इज आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सो मस्कुलर सिस्टम हो गया, नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है टू दी डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। यानी कि ऑक्सीजन की डिलीवरी हमारी बॉडी में करना। क्लियर। एंड साथ ही में न्यूट्रेंट्स की डिलीवरी करना, सेल्स तक न्यूट्रेंट्स को पहुंचाना। एंड साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए। क्लियर। इनको क्या करना, रिमूव करना। क्लियर। इनको रिमूव करना, बॉडी में ऑप्टिमम pH मेंटेन करना। ये सब चीज़ें किसकी
अंडर में आती हैं। सो ये सब चीज़ें सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर में आती हैं। क्लियर। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, बायोलॉजी में आपको ज़्यादा नहीं घुसना है यहाँ पे, जितना आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में उतना ही आपको लिख डालना है एंड उतना ही आपको याद करना है। क्लियर। ऑलरेडी मैंने आपको बोला बायो में आपको मेरे से काफ़ी ज़्यादा 10 टाइम्स नॉलेज होगी, बट मैं आपको उतना ही यहाँ पे बोलूँगा जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। नाउ देखिए, जो ह्यूमन्स होते हैं हमारे पास, क्लियर, अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, हमारे पास वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें बेसिकली हमारे पास दो सब सिस्टम्स आ जाते हैं। वन इज आपका ब्लड वस्कुलर सिस्टम, देन आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड वस्कुलर सिस्टम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मेनली आपका ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स, आपका हार्ट हो गया। क्लियर। ये देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर। इनके आपका ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, देन आपका हार्ट यहाँ पे हो गया। नाउ देखिए, पहले हम देखेंगे एक एक करके, ब्लड, देन ब्लड वेसल एंड आपका हार्ट। यहाँ पे अगर मैं ब्लड की बात करूँ, ब्लड हमारे पास होता है एक वाटरी फ्लूइड या फिर लिक्विड, जो कि किससे बनता है, प्लाज्मा से बनता है। एंड ब्लड हमारे पास होता है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू एंड पीएच आपको याद रखना है 7.8। ये आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर। ये तो होगी ब्लड की बात। सो एक वाटरी लिक्विड या फिर प्लाज्मा टाइप होता है। क्लियर। एंड जो वाटरी लिक्विड होता है वो हमारे पास प्लाज्मा होता है। जब भी आपको फॉर एग्जाम्पल आपको दाना निकल के आए एंड या फिर कोई और एलर्जी, सो जब आप उसको खरोचोगे पहले आपको वहाँ से खून निकलेगा, यानी कि जो रेड कलर की फॉर्म में निकलता है, देन लास्ट पे आपको दिखेगा कि वहाँ से वाटर कुछ निकलता है, दैट इज बेसिकली आपका प्लाज्मा। नाउ जो ब्लड हमारे पास होता है, इट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, आपकी आरबीसीज, देन डब्ल्यूबीसीज, क्लियर, देन आपके प्लेटलेट्स। नाउ अगर मैं आरबीसीज की बात करूँ, जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसीज जो होती हैं, दीज आर स्मॉल इन साइज। क्लियर। इनमें बेसिकली हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है। क्लियर। हीमोग्लोबिन होता है एंड इन्हीं के कारण बेसिकली जो हमारे पास ब्लड होता है उसका कलर हमें रेड दिखता है। क्लियर। एंड जो आरबीसीज हमारे पास होती हैं ये बोन मैरो में फॉर्म हो जाती हैं एंड स्प्लीन में डाई करती हैं। क्लियर। एंड स्प्लीन में डाई करती हैं। एंड ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, क्लियर, जो मलेरिया होता है, क्लियर, जब आप क्लास 12th में जाओगे, मलेरिया वगैरह, वो जब किसी भी बंदे को मलेरिया हो जाता है वो किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है, वो बेसिकली स्प्लीन को इफेक्ट करता है। क्लियर। एंड आरबीसीज जो होती है हमारे पास, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज इनमें आपको एब्सेंट दिखेंगे। लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, 120 डेज होता है आरबीसीज का। नाउ डब्ल्यूबीसीज या फिर ल्यूकोसाइट्स की अगर मैं बात करूं, ये लार्जर होती है इन साइज एज कंपेयर टू आरबीसीज। यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन नहीं दिखेगा। क्लियर। इनमें न्यूक्लियस होता है हमारे पास एंड ये हेल्प करती हैं बेसिकली डिजीज के खिलाफ हमारे पास लड़ना। एंड इनका लाइफ साइकिल जो होता है इट इज़ जनरली 3 to 4 डेज। नाउ प्लेटलेट्स, तो आरबीसी हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, नाउ प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। अब जो प्लेटलेट्स हमारे पास होती हैं ये स्मॉलर होती हैं किनसे, आरबीसी से भी, एंड अगेन कलरलेस होती हैं, न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है। मेन इनका काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। क्लियर। अब जो डेंगू या फिर डेंगू फीवर वगैरह अगर किसी भी बंदे को हो जाए, स्पेशली कश्मीर या फिर जम्मू में उतना नहीं होता है जितना दिल्ली वगैरह में होता है। क्लियर। सो वहाँ पे डेंगू जिस भी बंदे को हो जाए उसमें जो प्लेटलेट काउंट होता है वो ड्रॉप हो जाता है। क्लियर। एंड ये भी कभी कभार आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि जो नंबर ऑफ आरबीसी हैं हम कैसे मेजर करते हैं या फिर किससे मेजर करते हैं। सो इट इज़ हीमोसाइटोमीटर, इससे मेजर करते हैं। देन ये आपकी बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको याद रखना चाहो रख सकते हो या फिर आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। आरबीसी रेशियो इज टू डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी रेशियो इज टू यहाँ पे प्लेटलेट। नाउ थर्ड वन हियर इज हार्ट। सो आपका ब्लड हो गया, आपके ब्लड वेसल्स हो गए, देन आपका हार्ट यहाँ पे। क्लियर। नाउ अगर मैं हार्ट की बात करूँ, यहाँ पे आपको नीट डायग्राम बनाना होगा अपने एग्जाम में। क्लियर। सो यहाँ से देखिए पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारा आयोटा। क्लियर। देन आपकी पल्मोनरी वैन। क्लियर। यहाँ से आपका वैल्यू देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल या फिर इंटीरियर वेना कावा। क्लियर। यहाँ से सुपीरियर वेना कावा, इतना आप डायग्राम में बनाओगे। क्लियर। ये आपका राइट आर्ट्रियम, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रियम। क्लियर। ये सब चीज़ें आप डायग्राम में बनाओगे अपने एग्जाम के लिए, ये आपको याद रखना है। नाउ देखिए, अगर मैं हार्ट की बात करूँ, हार्ट जो हमारा होता है, क्लियर, ये जनरली कहाँ पे लाई करता है, इन दी मिडल ऑफ थोरेसिक कैविटी हमारे पास। क्लियर। एंड इसका जो मेजर पार्ट होता
होता है वो, अगर हमारी बॉडी की अगर मैं बात करूँ, इसका जो मेजर पार्ट होता है, क्लियर, अगर ये आपका राइट है एंड ये आपका लेफ्ट है, मेजर पार्ट इसका लेफ्ट की तरफ हाँ टिल्ट होता है, या फिर ज़्यादा मैच की अगर मैं बात करूँ लेफ्ट की तरफ होता है हमारे पास, क्लियर, किसका, हमारे पास हार्ट का, क्लियर। एंड जो हार्ट हमारे पास होता है इट इज़ हॉलो ऑर्गन, जो कि हमारे पास हाँ किन से फॉर्म होता है, बेसिकली कार्डियक मसल से। देन आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इतना आप लिखोगे डेफिनेशन ऑफ हार्ट में, हार्ट हमारे पास होता क्या है, देन स्ट्रक्चर आप बनाओगे, एंड यहाँ से आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करोगे कि डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास क्या होते हैं हार्ट में। देयरफॉर ह्यूमन हार्ट जो होता है हमारे पास इट इज़ हॉलो, देन फिब्रोमस्क्यूलर ऑर्गन, यानी कि मस्क्यूलर ऑर्गन हमारे पास होता है, क्लियर। एंड बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कार्डियक मसल्स वगैरह इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, कहाँ पे लोकेटेड होता है, थोरैसिक में बिटवीन लंग्स, क्लियर। एंड लार्जेस्ट पार्ट इसका मेनली स्लाइटली किधर की ओर होता है, लेफ्ट साइड की ओर होता है, क्लियर। एंड ह्यूमन हार्ट जो होता है एवरीबडी नोज 4 चैम्बर्ड होता है, एंड इसमें 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल्स भी होते हैं, क्लियर। यहाँ पे आपको दिखेंगे, देखिए आर्ट्रियम लेफ्ट और राइट, एंड वेंट्रिकल भी आपको यहाँ पे बेसिकली कितने दिखेंगे, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। जो लेफ्ट आर्ट्रियम हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली स्मॉलर एज कम्पेयर टू राइट आर्ट्रियम, एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इट इज़ लॉन्गर एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल। नाउ हमारे पास फर्दर हार्ट में 2 सेपरेट पंप्स होते हैं, एक होता है हमारे पास राइट एंड लेफ्ट साइड में, क्लियर। जो राइट साइड में हमारे पास पंप होता है ये बेसिकली रिसीव करता है ब्लड, कहाँ से, पूरी बॉडी से, एंड पंप करता है ब्लड को फर्दर किधर की ओर, लंग से, यानी कि रिसीव करता है बॉडी से एंड पंप किधर की ओर, लंग्स की ओर, क्लियर। यानी कि कौन सा हमारे पास पार्ट या फिर कौन सा पंप हमारे पास, राइट साइड वाला। जो लेफ्ट साइड वाला पंप हमारे पास होता है अब ये लंग से ब्लड को रिसीव करता है एंड जो भी हमारे पास फर्दर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी तरफ ब्लड को भेजता है। सो इतना आप लिखोगे किसमें, ह्यूमन हार्ट में, क्लियर। नाउ लिम्फेटिक सिस्टम, अगर मैं लिम्फेटिक सिस्टम की बात करूं, क्लियर, अगेन सब सिस्टम हमारे पास किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्लियर। लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे देखिए आपको अगेन याद दिलाते हैं, देखिए ये आपका ब्लड वस्कुलर सिस्टम, दूसरा हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम, क्लियर। साथ में आप स्क्रीन शॉट्स भी लेते जाइए। नाउ अगर मैं लिम्फेटिक सिस्टम की अगर मैं बात करूं, क्लियर, लिम्फेटिक सिस्टम, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है अगेन इट इज सब सिस्टम किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का, क्लियर। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको नेटवर्क ऑफ हमारे पास वेसल्स वगैरह दिखेंगी, क्लियर, नेटवर्क ऑफ वेसल्स दिखेंगी आपको, बोन मैरो हो गया या फिर स्प्लीन वगैरह हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें आपको किस में दिखेंगी, ये सब चीज़ें आपको लिम्फेटिक सिस्टम में दिखेंगे, क्लियर। देन अगर मैं फर्दर बात करूं, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इसका मेन काम हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं उनको बैलेंस आउट करना हमारी बॉडी में, क्लियर, उनको बैलेंस आउट करना, एंड साथ ही में जो हमारे पास फैट हो गया, क्लियर, उनको क्या करना, स्पेशली जो डाइजेस्टेड फैट हमारे पास होता है उनको एब्जॉर्ब करना एंड कहाँ की ओर ले जाना, इंटेस्टाइन की ओर ले जाना, एंड वहाँ से एक्सेस जो हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं उनको ड्रेन आउट करना हमारी बॉडी से। ये किनका काम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है, इतना आपको लिखना है। नाउ इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर, मे बी ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, इफेक्ट किसका, एक्सरसाइज का, बाकी ऑलरेडी आपको पता होगा जिनकी भी बायोलॉजी हमारे पास है। नाउ देखिए 5 पॉइंट्स हैं, अगर आप एग्जाम में 4 भी लिख के आओ, क्लियर, काफ़ी हैं, बट ये आपको याद रखनी ही रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इफेक्ट या फिर पहली इंप्रूवमेंट है यहाँ पे, इट improves muscles to pull oxygen out of the blood, क्लियर। यानी कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, क्लियर, सो ये किनको इंप्रूव करता है, मसल्स को, ताकि क्या कर पाए, ऑक्सीजन को पुल आउट कर पाएँ, क्लियर, कहाँ से, ब्लड से, क्लियर। देयरफॉर ये रिड्यूस करता है किसको, नीड फॉर द हार्ट टू पंप मोर ब्लड टू द मसल्स, क्लियर। यानी कि जो हमारे पास फर्दर रिक्वायरमेंट होती है हार्ट की पंपिंग की, यानी कि हार्ट पंप करे किसको, ब्लड को, सो उसकी रिक्वायरमेंट को ये रिड्यूस करता है, क्लियर। साथ ही में हार्ट रेट को स्लो करता है, क्लियर। एंड जो बीपी वगैरह है, जब आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाते हो आपका जो बीपी वगैरह है वो मेंटेन रहता है, क्लियर, जब आप लॉन्ग टर्म रन में एक्सरसाइज वगैरह करते हो, क्लियर। देन आरबीसी काउंट जो हमारे पास होता है, आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है, क्लियर, जब आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हो। देन जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं हमारे पास, एंड जो हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स प्रोड्यूस होते हैं उनका काउंट भी रिड्यूस होता है। सो दिस इज ऑल द इफेक्ट ऑफ किसका, एक्सरसाइज का। सो सिंपल चीज़ें हैं, एक ऑक्सीजन
कैरिंग कैपेसिटी आपकी बॉडी में इंप्रूव हो जाती है, क्लियर। दूसरा आपका हार्ट रेट हो गया या फिर आपका बीपी हो गया, ये मेंटेन रहता है या फिर रिड्यूस होता है। तीसरा यहाँ पे आपका जो आरबीसी काउंट है वो बढ़ जाता है। चौथा जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्लियर। इससे आपका जो हार्ट है वो मेंटेन रहता है। एंड साथ ही में फिफ्थ वन, आपकी बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनका कंट्रोल हो जाता है। सो ऐसे आप शॉर्ट में याद रखोगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, क्लियर। ऑक्सीजन मेंटेन रहता है, देन हाई ब्लड जो हमारे पास हार्ट रेट है या फिर ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है या फिर मेंटेन रहता है ऑप्टिमम वैल्यूज़ में। आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल्स डिक्रीज हो जाती हैं, एंड साथ ही में ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। सो इतना आप लिखोगे किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में इफेक्ट किसका, एक्सरसाइज का। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगेन हमारे पास होता है किसमें लोकेटेड होता है, थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे, क्लियर। जनरली यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, बकल कैविटी से, क्लियर, या फिर ओरल कैविटी आप कह लो, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। नाउ अगर मैं इसके डिफरेंट पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखिए आपका नेजल कैविटी हो गया, देन फेरेंक्स, एपिग्लोटिस, देन आपका लेरिंक्स हो गया, ट्रकिया हो गया, आपकी लंग्स हो गई, या फिर डायाफ्राम हो गया, क्लियर, या फिर ब्रोंक्स हो गया। ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। अगेन आपको एग्जाम में बेसिक बोलेगा, ड्रा दी लेबल डायग्राम किसका, यहाँ पे सर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्लियर। एंड देन आपको बोलेगा, आपको कहीं पे बोलेगा खाली आप डायग्राम बनाओ, एंड देन आपको बोलेगा एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं, इनको हम देखेंगे। देखिए नेजल कैविटी की अगर हम बात करें, क्लियर, कहाँ पे लोकेटेड होती है, बैक ऑफ नोस्ट्रल्स में, क्लियर, जस्ट अबव द माउथ कैविटी। इसका काम क्या होता है, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करना, किसका, नेजल कैविटी का। देन नेजोफेरेंक्स, अगर मैं नेजोफेरेंक्स की अगर मैं बात करूँ, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरेंक्स में लोकेटेड होता है, क्लियर। अगेन जो हमारे पास आयर इंटर करता है, क्लियर, जो कि किधर जाएगा, ईयर पाइप में जाएगा, देन लंग्स वगैरह की तरफ जाएगा। ये इंश्योर करता है कि वो डस्ट फ्री हमारे पास हो, कौन, नेजोफेरेंक्स, क्लियर। देन जो ईयर हमारे पास होता है ये नेजोफेरेंक्स से किधर इंटर करता है, लेरिंक्स में। देन देखिए लेरिंक्स की अगर मैं बात करूं, ये वॉइस बॉक्स होता है ह्यूमंस में, क्लियर, इसमें बेसिकली कार्टिलेज वगैरह होते हैं। देन ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस, ग्लोटिस की अगर मैं बात करूं, ये फेरेक्स एंड लेरिक्स के बीच में हमारे पास होता है। एपिग्लोटिस की अगर मैं बात करूं, क्लियर, ये हमारे पास क्या होता है, एक इलास्टिक कार्टिलेज हमारे पास होता है। एंड बेसिकली वी ऑल नो दैट जो हमारे पास फेरिंक्स होता है, क्लियर, अगर मैं फेरिंक्स की बात करूं, फेरिंक्स हमारे पास एक कॉमन पैसेज होती है फॉर फूड एंड ईयर, क्लियर, फॉर फूड एंड ईयर। देयरफॉर एपिग्लोटिस का काम क्या होता है, एपिग्लोटिस क्लोज करता है किसकी ओपनिंग को, ग्लोटिस की ओपनिंग को, किस टाइम, जब हम फूड वगैरह खाते हैं, क्लियर, ज्यूरिंग स्वेलिंग एंड प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम गोइंग इनटू किस में, विंड पाइप में या फिर ट्रकिया वगैरह में या फिर ट्रकिया की तरफ। सो ये आपको याद रखना है, ये किसका काम हमारे पास होता है, एपिग्लोटिस का। क्योंकि वी ऑल नो दैट जो हमारे पास फेरिंग्स होता है, इट इज कॉमन पैसेज, पढ़ा होगा आपने, किसके लिए, बोथ फूड एंड ईयर के लिए, क्लियर। सो इसका हमारे पास बंद होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो एपिग्लोटिस जो होता है ये किसकी ओपनिंग को, जो ग्लोटिस हमारे पास होता है उसकी ओपनिंग को क्लोज करता है। एंड जो फूड हमारे पास होता है वो किधर की ओर जाता है, वो हमारे पास फूड पाइप में ही जाता है, देन स्टोमक वगैरह में, क्लियर। ताकि आप क्या करो, आप इजीली फूड को डाइजेस्ट कर पाओ एंड आपकी मौत ना हो। क्योंकि अगर किसी बंदे को फूड वगैरह किधर जाए, विंड पाइप में, सो उसकी तुरंत वहीं पे भी डेथ हो सकती है, क्लियर। ऐसे काफ़ी ज़्यादा केस आते हैं। देन ट्रकिया की अगर मैं बात करूँ, ट्रकिया हमारे पास क्या होता है, विंड पाइप, क्लियर, विंड पाइप, अच्छा, एक ट्यूब की तरह होता है, क्लियर, जो आपको कहाँ से दिखेगा, नेक से सीधा दिखेगा, किधर किधर की ओर, जो आपकी थोरैसिक कैविटी है, क्लियर, वहाँ की ओर दिखेगा, क्लियर, वहाँ की ओर आपको दिखेगा। देखिए आपका ट्रकिया यहाँ पे। देन इसका काम क्या होता है, ये फिल्टर करता है किसको, बेसिकली ईयर को, इतना आपको याद रखना है। देन ये ब्रांच करेगा किसमें, ब्रोंकाई में, क्लियर, यानी कि किस में जाएगा, फर्दर ब्रोंकाई में। नाउ यानी कि ये ईयर को किधर ले जाएगा, ब्रोंकाई में। जो ब्रोंके हमारे पास होते हैं ये हमारे पास होते हैं ईयर ट्यूब्स, क्लियर, ईयर ट्यूब्स होते हैं हमारे पास। अच्छा,
इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो ईयर आया हमारी बॉडी में, देखिए जो ईयर आया हमारी बॉडी में, इसको किधर ले जाना? इसको लंग्स की तरफ ले जाना। क्लियर, इसको लंग्स की तरफ ले जाना। बेसिकली आपको डायग्राम अच्छे से याद रखनी है। नाउ जो लंग्स हमारे पास होती हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, एक हमारे पास लेफ्ट लंग एंड दूसरा हमारे पास राइट लंग। क्लियर, एंड जो ब्रोंकियोल्स हमारे पास होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? नेटवर्क। क्लियर, किनका? ब्रांचिंग ट्यूब्स का, जो कि किधर हमारे पास होते हैं? लंग्स में। क्लियर, जो कि लंग्स में होते हैं। एंड बेसिकली ईयर किधर से लाते हैं? ईयर लाते हैं एलोविलो में, या फिर ईयर को एलोविलो में लाते हैं, या फिर एलोविलो से बॉडी पार्ट्स में लाते हैं। सो इतना आपको याद रखना है। क्लियर, एंड लंग्स ही हमारे पास क्या होती हैं? लंग्स ही हमारे पास वो साइट होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हमारे पास होता है। क्लियर, यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है हमारे पास। क्लियर, यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन आता है एंड जहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। सो लंग्स हमारे पास क्या होती हैं? साइट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे। देन एलोवियोलो की अगर मैं बात करूँ, एलोवियोलो हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास होते हैं थिन वॉलर लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स। क्लियर, एंड बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यहीं पे हमारे पास गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। यही हमारे पास होती है साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज हमारी बॉडी में कहाँ पे ओकर करता है? ये बेसिकली एलोवियोलो में ओकर करता है। देन लास्ट पे आपका डायाफ्राम, ये हमारे पास होता है मस्कुलर शेल्फ टाइप। क्लियर, अच्छा, जो कि बेसिकली सेपरेट करता है किसको? थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को। क्लियर, सो इतना आपको याद रखना है। एंड जब भी हम एक्सपायरेशन करते हैं, देखिए एक होती है एक्सपायरेशन, दूसरा हमारे पास होता है इंस्पायरेशन। यानी कि एक्सपायरेशन मतलब जब आप सांस छोड़ते हो। क्लियर, इंस्पायरेशन मतलब जब आप सांस लेते हो। क्लियर, ये रिलैक्स हो जाता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड डूम शेपर्ड, यहाँ पे डूम नहीं, इट इज डूम शेपर्ड बन जाता है उस टाइम। एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड फ्लैटन हो जाता है जब हम इंस्पायर करते हैं। सो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन या फिर गैसियस एक्सचेंज, आपकी बायोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मे बी वहाँ पे भी पूछा गया हो। एंड यहाँ पे अगेन आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन करिए। देखिए ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, एक्सप्लेन दी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन, किसमें? आपकी फिजिकल एजुकेशन में। एंड ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ये जो लेक्चर रहेगा टोटली बायोलॉजिकल ओरिएंटेड रहेगा यहाँ पे। नो, जो लंग्स होती है हमारे पास, लंग्स कैन नॉट एक्सप्लेन क्लियर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन दियर ओन। क्लियर, यानी कि लंग्स हमारे पास होती हैं ना तो खुद एक्सपैंड होंगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगी। क्लियर, ना ही खुद से अच्छे से ब्रीथ आउट करेंगी। क्लियर, सो हमारे पास बेसिकली आपको यहाँ पे दो टर्म्स पहले जाननी होगी। वन इज आपका इंस्पायरेशन, दूसरा आपका यहाँ पे एक्सपायरेशन। एंड इसी में आपको जानना होगा कि गैसियस एक्सचेंज हमारे पास कैसे होता है। इंस्पायरेशन मतलब द प्रोसेस बाय विच फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर, अगर आप हो यहाँ पे, सो आपकी बॉडी में बाहर से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आ जाता है। क्लियर, फ्रेश एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इंटर्स द एलोवियोलाई ऑफ लंग, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन द प्रोसेस बाय विच फ्यूअल एयर स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्लियर, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हमारे पास क्या होता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन की अगर मैं बात करूँ, जो डायाफ्राम हमारे पास होता है वो बेसिकली फ्लैटन हो जाता है। क्लियर, वो बेसिकली क्या हो जाता है? हमारे पास फ्लैटन हो जाता है। एंड थोरैसिक कैविटी जो हमारे पास होता है इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। देन इंटर कोस्टल मसल्स जो होती हैं स्पेशली रिब्स के बीच वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। एब्डोमिनल मसल्स की अगर मैं बात करूं वो रिलैक्स करती हैं। इतना आपको याद रखना है किसमें? इंस्पायरेशन में। क्लियर, जब हम इंस्पायर करते हैं सो डायग्राम हमारा जो डायाफ्राम हमारा है वो फ्लैटन हो जाता है। इंटर कोस्टल मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एंड एब्डोमिनल मसल्स जो हमारे पास होती हैं वो रिलैक्स करती हैं। नाउ एक्सपायरेशन के टाइम क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे थोरैसिक कैविटी जो होती है वो बेसिकली रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे लेंथ जो होती है थोरैसिक कैविटी की वो बेसिकली इंक्रीज हो जाती है इंस्पायरेशन में, यहाँ पे टोटली रिड्यूस होगी। अब देखिए ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो मसल्स होती हैं डायाफ्राम की वो रिलैक्स करती हैं एंड देयरफॉर अगेन वो डूम शेप्ड बन जाती हैं। इंटरकोस्टल मसल की अगर मैं बात करूं वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लियर, एब्डोमिनल मसल की अगर मैं बात करूं वो अगेन यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी एंड इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा? जो थोरैसिक कैविटी हमारे पास है उसकी लेंथ यहाँ पे बेसिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो इतना हमारे पास होता है यहाँ पे क्या? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन या फिर गैसियस एक्सचेंज, इतना आपको लिखना होगा। नाउ मेन टॉपिक आपका इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए पहला इफेक्ट, क्लियर, जो एक्सरसाइज या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमारे पास होती है वो
जो मसल्स हमारे पास होती हैं थोरेसिक कैविटी की, उनको हेल्प करती हैं डेवलप करने में। एंड इन टर्न क्या होता है, आपका जो लंग वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लंग वॉल्यूम इंक्रीज हो जाने के कारण आपका टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हो। 8 to 10 टर्म्स वहाँ पे होती हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे आप पढ़ते हो। अच्छा, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे देखते हो। जब टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया उसके कारण क्या होगा, जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, देन जो एरोबिक कैपेसिटी हो जाती, एरोबिक कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, एरोबिक कैपेसिटी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जब भी हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्लियर, जब भी हम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे पास जो रिकवरी रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर, रिकवरी रेट जो हमारे पास होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड रिकवरी रेट मतलब आपकी सांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूलती है। क्लियर, वो काफ़ी ज़्यादा फूलती है। क्लियर, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा सांसें छोड़ते हो कम टाइम में। देन गैसियस एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं, गैसियस एक्सचेंज कैपेसिटी हमारे पास इंप्रूव हो जाती है एक्सरसाइज के कारण। क्लियर, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कैपिलरीज ओपनड अप हो जाती हैं किसमें, एलोवियलो में। एंड साथ ही में फाइनली जो ऑक्सीजन अपटेक कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जितना अच्छा आप सोच सकते हो उतना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है। क्लियर, जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो एक्सरसाइज के कारण होती हैं। टाइडल वॉल्यूम का बढ़ना, टाइडल वाइटल कैपेसिटी का बढ़ना, क्लियर, देन लंग वॉल्यूम का बढ़ना, एरोबिक कैपेसिटी बढ़ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ना, क्लियर, गैसियस एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ना। सो ये सब चीज़ें आप इजीली लिख सकते हो किसमें, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट इज यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक, लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर वगैरह इन्वॉल्व होता है। क्लियर, सो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे पहले आपका माउथ वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर, देन फेरेंक्स, देन ईसोफेगस की अगर हम बात करें यहाँ पे फूड पाइप वगैरह, देन देखिए स्टोमक हो गया, पैनक्रियाज, लिवर वगैरह। क्लियर, जहाँ से हमारे पास जूस वगैरह निकल के आते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अंश वगैरह, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। आप इजीली इस डायग्राम को बना सकते हो। डायग्राम जितनी भी मैंने यहाँ पे आपको शो की सभी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आपके फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में भी। क्लियर, नाउ देखिए माउथ। माउथ जो हमारे पास होता है यहाँ पे टीथ होता है। एवरीबडी नोज टीथ क्या करेगा, ब्रेकिंग ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि बड़े बड़े फूड मटेरियल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा। क्लियर, एंड हमारे पास सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ में, वो सेलेवा को प्रोड्यूस करेंगे। एंड सेलेवा किस में हो जाएगा, माउथ फूड के साथ मिक्सअप हो जाएगा एंड फूड ईजिली फूड पाइप में पास हो जाएगा एंड स्टोमक तक जाएगा। क्लियर, यानी कि ईसोफेगस से इजीली किधर जाएगा, स्टोमक की ओर। एंड जो स्लेवा हमारे पास होता है इसमें सेलेवरी एमाइलेज होता है, एक एंजाइम जो कि ब्रेक करता है फूड को किसमें, यानी कि फूड या स्टार्च को ब्रेक करता है किसमें, शुगर में। देन स्टोमक की अगर मैं बात करूं, एवरीबडी नो स्टोमक में हमारे पास क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जिसमें हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या कंटेन करता है, म्यूक्स को कंटेन करता है, HCl, एंड एक एंजाइम हमारे पास पेप्सिन। क्लियर, सो गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमारे पास क्या क्या होता है, म्यूकस, HCl, देन एंजाइम पेप्सिन हमारे पास। अच्छा, HCl का काम क्या होता है, एसिडिक मीडियम को क्रिएट करना हमारे स्टोमक में या फिर हमारी बॉडी में। एंड साथ ही में हमारे पास जो पेप्सिन होता है इस ये ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास पहले पेप्सिनोजिन होता है। ये पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है या फिर एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये किसका काम होता है यहाँ पे, HCl का। देन फर्दर अगर हम बात करें, जो म्यूकस हमारे पास होता है ये इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है किससे, एसिड से या फिर HCl से, यानी कि इसीलिए यहाँ पे म्यूकस को भी हमारे पास रखा गया है किनके द्वारा, हमारे अल्लाह के द्वारा। क्लियर, सो HCl को काउंटरैक्ट करने के लिए यहाँ पे म्यूकस को रखा गया है। क्लियर, देन फाइनली स्टोमक से किधर फूड जाएगा, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड इसको बेसिकली कौन यहाँ पे रेगुलेट करता है, इट इज स्फिंक्टर मसल। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, ड्यूडेनम, जीजिनम, इलियम, 3 पार्ट्स हमारे पास होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। क्लियर, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ही हमारे पास लॉन्गेस्ट पार्ट होता है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का या फिर एलिमेंट्री किनाल का। एंड यही हमारे पास होता है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन किनका, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का। क्लियर, जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, इनकी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो अनएब्सॉर्ब्ड फूड होगा वो किधर जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। क्लियर, नाउ यहाँ पे
दो बॉडी पार्ट्स का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। वन इज आपका लिवर, दूसरा आपका पेनक्रियाज। लिवर जो हमारे पास होता है ये डाइजेस्टिव जूस बाइल को क्या करता है, सेक्रीट करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। एंड इसको कौन स्टोर करता है, इसको गाल ब्लैडर स्टोर करता है। किसको, बाइल को। यानी कि प्रोड्यूस कौन करता है, लिवर, स्टोर कौन करता है, गाल ब्लैडर। क्लियर। देन पेनक्रियाज की अगर हम बात करें, ये पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है। क्लियर, यानी कि पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है। सो ये सब चीज़ें आप अपने नोट्स में लिख डालोगे। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ, 3 पार्ट्स में होता है, सीजम, कॉलन एंड रेक्टम आपका। क्लियर। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास होता है ये एब्जॉर्ब करता है किसको, वाटर को। एंड जो भी रिमेनिंग न्यूट्रंट्स होते हैं हमारे पास उनको एब्जॉर्ब करता है। एंड साथ ही में इनको ये चेंज करता है किसमें, वेस्ट में। क्लियर। एंड फाइनली स्टूल वगैरह हमारी बॉडी से बाहर निकल के आता है। सो इतना आपको लिखना है किसमें, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। पूरा बायोलॉजी आपको नहीं लिख डालना है, जितना भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उतना आपके लिए इनफ है आपके एग्जाम के लिए। नाउ लास्ट टॉपिक हियर इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है एक्सरसाइज का। देखिए जो मोटिलिटी होती है हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि उनका मूवमेंट, ज़्यादा मूवमेंट करना या फिर ज़्यादा वर्कआउट करना, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ना, वो इम्प्रूव हो जाती है। दूसरा, सेक्रेशन ऑफ एसिड एंड मोबिलिटी ऑफ स्टोमक की अगर मैं बात करूँ, वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि आपका स्टोमक बढ़िया फंक्शन करता है। क्लियर। अच्छा, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे पास होती हैं उनकी सेक्रेशंस को इम्प्रूव करता है एक्सरसाइज करना या फिर किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। अच्छा, आपकी बेटर डाइजेशन हो जाती है, यानी कि आप बेटर से किसी भी फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हो। क्लियर। एंड न्यूट्रंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हो। एंड साथ ही में अच्छे से आप एक्सक्रीट कर पाते हो। क्लियर। अच्छा, देन एक्सरसाइज के कारण क्या होता है, बेटर एंड ऑप्टिमम टाइम डाइजेशन। क्लियर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, लेट 2 घंटे के बाद आपको ये एनर्जी देना चाहिए। अगर कोई बंदा एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये उसमें मे बी 3 या 4 आवर्स तक डाइजेस्ट नहीं होंगे। क्लियर। सो जब भी आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाते हो, आप ऑप्टिमम टाइम पे डाइजेस्ट चीज़ें करते हो एंड ऑप्टिमम टाइम पे आप एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करते हो। अच्छा, ज्यूरिंग एक्सरसाइज जो लिवर हमारे पास होता है ये सप्लाई करता है ज़्यादा ग्लूकोज। क्लियर, ज़्यादा ग्लूकोज को सप्लाई करता है। एंड जो पेनक्रियास हमारे पास होता है ये ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। सो इतना आप लिखोगे किसमें, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आई होप आपने यहाँ से सारी चीज़ें नोट डाउन की होंगी। एंड यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड पूरा जो चैप्टर था ये पूरा बायोलॉजी ओरिएंटेड था। एंड क्योंकि बायोलॉजी में कुछ नहीं आपको करना होता है, जो भी चीज़ें हैं आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह तो नहीं कुछ भी है, इसलिए मुझे भी थोड़ा बोरिंग लगता है। बोरिंग क्या, पूरा बोरिंग लगता है। क्लियर। एंड टिपिकल भी लगता है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा चीज़ें मगअप नहीं कर पाता हूँ। स्पेशली 11th-12th में भी मुझे यही ज़्यादा बोरिंग लगा था। एंड एंट्रेंस में जितने भी मार्क्स मेरे से छूटे थे अपने टाइम, वो इसी में छूटे थे। एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेडिकल फील्ड में गए, MBBS वगैरह में, उनसे मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ज़्यादा स्कोर होता था। बट मैं कहाँ पे लैग करता था, मैं बायोलॉजी में लैग करता था। क्लियर। क्योंकि मैथ्स वगैरह को भी टाइम देना होता था। सो होप आपकी बायोलॉजी अच्छी होगी, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है सो आपकी बायोलॉजी बेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम बायोलॉजी में आपका आप ये मानिए 50-50, क्योंकि जो रेस्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वेटेज स्कोर कर रहा है उतना आपका बायोलॉजी अकेले यहाँ पे स्कोर यहाँ पे कैरी कर रहा है। एंड हमारे टाइम 2014 में वहाँ पे JKCET होता था, 2014-2015 में वहाँ पे हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स में इक्वल वेटेज होता था। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड फिजिकल एजुकेशन में आप टेंशन ना ले, बाकी जो चैप्टर्स हैं दे आर वेरी इजी एंड वो आप इजीली समझ पाओगे। क्लियर। मे बी यहाँ पे अगर कोई मैथ का बंदा होगा उसको ये ड्राई लगा होगा। क्लियर। सो जाहिर सी बात है आपको ये ड्राई लगेगा। बट जो भी बायो के बच्चे होंगे यहाँ पे, होप आपने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी होंगी अच्छे से। थैंक यू ऑल। मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 3 में, जहाँ पे हम थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये तो आपने देखा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट यानी कि आपकी बॉडी पे, नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल चीज़ें। क्लियर। एक्सरसाइज के कारण आपको कैसे मोटिवेशन आ जाती है। क्लियर। आपकी मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव हो जाती है। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखते हैं।